इन सभी को अब तक हमने ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी में लगभग आधे से ज़्यादा चीज़ों का अध्ययन कर लिया है। ठीक, आज का टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। माध्यम की कोई दिक्कत मैं आने नहीं दूंगा और वैसे भी हिंदी इंग्लिश कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, आप लोग उसको लेके परेशान ना हुआ कीजिए। ठीक है, आज पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब तक हम कवर कर चुके हैं पूरा मिरर वगैरह सब एकदम बढ़िया से, एकदम 6-7 वीडियो में एकदम बढ़िया से हो गया है कवर। आप लोग नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत बढ़िया टॉपिक है और बचपन में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो वहाँ पे आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, मतलब 90% लोग को आया होगा, 10-15% मेरे जैसे भी होंगे जिनको दिक्कत हुआ होगा कि अरे क्या हो रहा है, कैसे हीरा कैसे चमक जा रहा है, कैसे टकरा रहा है तो टूट कह नहीं दे रहा हीरा को। खैर वो बचपन की बातें थी, क्लास 7th-8th की। ठीक है, हम 10% वालों में से थे। बड़ी हार्ड वर्क करके इस चीज़ों को समझा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको जैसे समझाऊँ। तो यहाँ पे डेफिनेशन देख लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले जो लोग भी हैं, जो भी विद्यार्थी हैं मेरे अंग्रेजी भाषी, कि व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीड्स द क्रिटिकल एंगल देन लाइट रे कम्स बैक इन द सेम मीडियम। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम इंटरफेस दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैंने डिफिनीशन पढ़ दिया है, देखिए अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए किया है, लेकिन समझाएंगे तो हम दोनों को मिक्स करके ही। और बगैर डायग्राम के ऑप्टिक्स में, मतलब विदाउट रे डायग्राम, कुछ भी अच्छे से एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ साफ शब्दों में कह रहा है कि जब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण जो है उसका जो मान होगा वो क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा कि वो दूसरे मीडियम में ना जाके, रिफ्लेक्शन पढ़ा था ना, तो रिफ्लेक्शन ना हो कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, अपवर्तन ना हो कि परावर्तन होगा। तो जब ऐसा बवाल चीज होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, अब इसके लिए जो शर्तें हैं, कंडीशंस हैं, उसके लिए क्या शर्त है? फर्स्ट है कि रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, यानी कि जो प्रकाश की जो किरण है उसको सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। अगर आप सोचोगे कि विरल से सघन में जा रहे तो ऐसा नहीं होगा, तो रीज़न है, डायग्राम देखेंगे अच्छे से समझ में आ जाना है। कोशिश करेंगे हम जितना हमको आता है, बिल्कुल आप लोग अपना 100% देंगे। और इतने दिन बाद आ रहे हैं, कोरोना का टाइम चल रहा है, मतलब कोविड दोबारा से पेंडेमिक सब कुछ ओवरकम कर रहा है। इस बार तो इतना घातक है कि मतलब कहीं ना कहीं सबकी हिम्मतें टूट सी जा रही हैं। मतलब इतना निगेटिविटी आ गया है हम लोग के दिमाग में, समाज में, सभी जगह, कि उसको बयां कर पाना। और विश्वास नहीं कीजिएगा, अपने इतने करीबी मित्रों को, दोस्तों को, लोगों को, रिश्तेदारों को इंसान खोते जा रहा है और जैसे कि ये एक दिनचर्या सा बन गया है लोगों को खोना। खैर अब चीज़ें धीरे धीरे सही होंगी, आप और हम मिलकर सही करेंगे। डेंसर टू रेयरर मीडियम, सघन से विरल माध्यम में। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन रहेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। और द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, की जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यानी कि जो आपतन कोण है उसको एकदम से क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पे बवाल दो कॉन्सेप्ट फंसता है। एक ये कि भाई क्रिटिकल एंगल क्या है, तो पहले उसी को देख लेते हैं कि क्रांतिक कोण क्या है। और जो हिंदी मीडियम वाले जो भाई हैं जिन्होंने इंतजार किया अब तक, तो अब उनका ध्यान देते हुए आ जाते हैं डायग्राम पे। उसमें हम आपको क्रिटिकल एंगल भी समझाएंगे, उसमें हम आपको पूरा एकदम डिटेल बताएंगे। अब चलिए, बस आप लोगों ने अगर पुराने वीडियोस को अगर मेरे देखा होगा तो आप लोगों ने ये पाया होगा कि भाई जो लाइट रेज होती है, प्रकाश की किरण, ठीक, जब भी वो रेयरर टू डेंसर या डेंसर टू रेयरर, मैं बात कर रहा हूँ डेंसर यानी कि सघन माध्यम से, और वो एंटर करेगी रेयरर मीडियम में। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में विरल माध्यम में। तो होता क्या इस घटना में कि लाइट रे जो है अभिलंब यानी कि जो नॉर्मल होती है, ये आप लोग को बस एक रिकॉल करवा रहा हूं, अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, यानी कि यहां लिख सकते हो अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी अभिलंब से दूर। ठीक, हमने ये पढ़ा हुआ है। ये हमारा डेंसर मीडियम है और ये हमारा रेयरर मीडियम है। ये हमारा डेंसर, ठीक, यहाँ साथ ना दिख रहा हो तो एक लाइट रेज आता है, इंसिडेंट होता है, डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहा है। तो यहाँ इसकी वेलोसिटी कम होगी, उसमें जाते इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। जाना ऐसे चाहिए था लेकिन नहीं,
ये क्या हो गया, ये जो नॉर्मल है इससे दूर भागा, अभिलंब से दूर भागा। ठीक है, ये है आपका इंसिडेंट एंगल और ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन कोण। यह है आपतन कोण, ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। आई से हम आपतन कोण को दर्शाएंगे और आर से अपवर्तन कोण को। इतना डिटेल में जाके बताने के पीछे बहुत बड़ा कारण है क्योंकि इसके एप्लीकेशंस भी बड़े अच्छे अच्छे आते हैं। अब होगा क्या साथियों कि ये जो आई है, ठीक, इसकी वैल्यू को अगर बढ़ाएं, सिंपल सा लॉजिक है ना, बहुत सिंपल, डाउट आता ही है, कोई बात नहीं, आने दो। अब मैंने आई जो है इसको क्या किया, इंक्रीज किया। आपतन कोण के मान को जैसे ही बढ़ाना चालू करते हैं अपवर्तन कोण का मान और बढ़ने लगता है। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो रिफ्रैक्शन एंगल जो है यानी कि अपवर्तन कोण है उसका भी मान बढ़ने लगता है। जाना ऐसा चाहिए था लेकिन ऐसे गई तो ये आर। अब एक कंडीशन ऐसा आएगा, ध्यान से देखिए कि ये है आई, इसकी वैल्यू को हमने और बढ़ा दिया। अब ये बढ़ते बढ़ते एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपवर्तन कोण बढ़ते 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 90 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी कि ये ठीक मैं ऐसे बना रहा हूं, ऐसे जाएगी नहीं, आप लोग डिफ्रेंशिएट कर पाए, समझ पाए। ये मत बोल दीजिएगा कि ऐसे सब बना देते हैं, कुछ आता जाता नहीं है, थोड़ा बहुत आता है। तो ये जो है R इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री और ये है आपका I। ठीक, तो I की वो वैल्यू यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस का वो वैल्यू जिसके लिए R 90 डिग्री हो उसको हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। यानी आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण कितना हो, 90 अंश हो। आपतन कोण का वह निश्चित मान, ये किसी भी पदार्थ के लिए, सब पदार्थ के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। आपतन कोण का वह निश्चित मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण, और उसे दर्शाते हैं रिप्रेजेंटेड बाय C। ठीक है, किससे दर्शाते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय C, क्रिटिकल एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण। काहे क्रांतिक कोण कहलाता है, मतलब हम याद इसलिए रखते थे क्योंकि इसके बाद होने वाली है क्रांति। क्रांति मतलब क्रांति के बाद क्या आता है, बदलाव। अब क्रांति हो गई, अब क्रांति के बाद आएगा बदलाव। बदलाव क्या आएगा, ध्यान से देखिए कि अब आप बोल रहे हैं कि सर हम यहीं नहीं रुकेंगे, हम और एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे, आपतन कोण का मान और इंक्रीज करेंगे। तो करिए, क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था, और बढ़ जाएगा। लेकिन अब ध्यान दीजिए, जैसे ही 90 डिग्रीज के उसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपवर्तन कोण का मान जैसे 90 से ज्यादा होगा, तो ये मीडियम था आपका डेंसर, ये मीडियम था रेयरर, यानी कि ये था विरल माध्यम और ये था सघन माध्यम। तो जो आपकी प्रकाश किरण थी जो एक माध्यम से निकल के दूसरे में जा रही थी और अपवर्तन हो रहा था, अब ये सेम उसी मीडियम में ना आ जाएगी। जैसे आप बढ़ाएंगे तो ये इस मीडियम में एंटर कर जाएगी, तो जिस माध्यम में थी उसी माध्यम में वापस आ रही है। ये वाली घटना परावर्तन कहलाती है कि अगर भाई जिस मीडियम में है और उसी मीडियम में क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, तो ये वाला जो इंसिडेंट है वो रिफ्लेक्शन कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। और ये कैसा हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब पूरी तरीके से अपने में आ गया वापस। तो इसीलिए इसको TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम दिया जाता है। अब आप लोग थोड़ा सा अगर बुरा ना माने तो मैं इसे मिटा के अच्छे से समझा देता हूँ एक डायग्राम से। अकेले वीडियो शूटिंग करना भी ना एकदम जी के जंजाल है, कोनो बात नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे। पहले भाई था छोटा, शिवम बहुत हेल्प करता था हमारा, पता है। अच्छा ठीक, चलिए, तो ये हमने इसको बढ़ाया इस तरीके से और ये 90 डिग्री ऑलरेडी हो चुका था और ये वापस आ गया। ये है आपका I, ठीक है, और ये है आपका R। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन गया, इसे आ गया, इसे सेम मीडियम में आ गया। ये रेयरर वाला है, ये डेंसर वाला है, सघन माध्यम है, विरल माध्यम है। तो ठीक, अब ये किसके बाद हुआ, तो क्रांति कोण के बाद हुआ। आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा अगर करोगे, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बढ़ा दोगे, तो जो लाइट रे है वो उसी मीडियम में बाउंस बैक होगा टोटली इंटरनली। इसी को हम लोग बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये घटना आई थिंक सो सबको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई होगी तो आज हमारा हिंदू नववर्ष का पहला दिन है। तो सब लोग मुझे जो वीडियो देख रहे हैं, भाई पाप लगेगा नहीं कीजिएगा विश, तो विश कीजिएगा। हम आपको एकदम दिल से विश करते हैं कि नया जो वर्ष है एकदम मंगलमय हो, ठीक है। विक्रम संवत है हमारा 2078, 57 साल आगे ही चलते हैं हम लोग दुनिया से,
लेकिन क्या करें, हम ही लोग नहीं मानते हैं इसको। तो इसकी आप लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। नया साल है, सोचे कुछ नया करते हैं। तो नया करने के लिए हमको यही मिला कि अपने परिवार के पास वापस आ जाते हैं। क्या है कि हम कहीं दूसरी जगह परिवार बना लिए थे, वो परिवार टूट गया। खैर ये सब पर्सनल बात है, यहाँ नहीं कर सकते। अब ऐसा भी जैसा चल रहा है अभी पेंडेमिक्स कोविड-19 का, तो हम बोलेंगे कि बस एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखे रहने का, जद्दोजहद में लगे रहिए, कोशिश करते रहिए, वही बेस्ट होगा। अपने लोगों को खोना, सच्ची कहा है किसी ने, सच्चा प्यार और कोरोना जब तक हो ना जाए ना, सबको मजाक लगता है। ठीक, चलिए कमेंट करके ऑब्वियस ज़रूर कीजिएगा हमको, जो लोग वीडियो देख रहे हैं। अब कुछ जो सिंपल मैंने हिंदी में तो लिखा ही था, अब यहाँ पे फिर इंग्लिश में लिखा था मैंने, हिंदी में भी समझा ही दूँ। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें, कि भाई शर्त क्या क्या हो सकती है। तो पहला शर्त क्या था भाई कि डेंसर टू रेयरर, भाई प्रकाश की किरण को क्या होना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। इंग्लिश हिंदी दोनों साथ में चलेगा। ठीक, तो बढ़िया प्रैक्टिस करके आए हैं वापस। खैर उस समय पढ़ाते तो और बेहतर पढ़ाए होते। दूसरा कंडीशन ये था कि जो आई होगा उसका वैल्यू क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ज़्यादा। आपतन कोण ज़्यादा होना चाहिए क्रांतिक कोण से। आप पहले बता दे रहे हैं कि बिल्कुल डाउट नहीं लाइएगा, क्रांतिक कोण भी एक तरीके का आपतन कोण है, लेकिन एक निश्चित मान होता है जिसके लिए आई का एक निश्चित मान, आई की एक फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है, जिसके लिए आर जो है यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, तो ये वाला आई जो है इसको हम लोग सी बोल देते हैं। ठीक, यानी कि आई इज इक्वल्स टू क्या कह देते हैं, सी, क्रांतिक कोण। अब इससे ज़्यादा बढ़ाइएगा तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो इस तरीके से ये कुछ जानकारियाँ थी, कंडीशंस थी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की शर्तें थी कि भाई ये शर्त होने चाहिए तभी ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगा। अब जो ये घटना है, ये घटना पाई कहाँ कहाँ जाएगी, तो 4-5 जगह पाई जाती है। देखिए, एक का आप लोगों ने नाम सुना होगा, मिराज, डिनो जेम्स का बड़ा बढ़िया गाना है, सुनिएगा नहीं सुने हैं तो। मिराज है, मिराज ऐसा करके बहुत बढ़िया गाते हैं और लिखते भी बढ़िया हैं। और उनका ये गाना तो हमको बहुत अच्छा लगता है, चमकीले चूजे। खैर छोड़िए उस सब बात। मिराज यानी इसको हम लोग बोलते हैं मृग मरीचिका। चमकीले चूजे डेडिकेटेड था खास करके जो लोग टिक टाक उक टाक बनाते हैं ना, उन लोग के लिए बड़ी मेहनत से उनके रेस्पेक्ट में लिखे थे वो। मिराज यानी मृग मरीचिका। फिर जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ना, डायमंड्स, जो शाइनिंग ऑफ डायमंड है यानी कि जो हीरे का चमकना है, वो होगा आपका किससे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। इसके अतिरिक्त ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्रकाशिक तंतु, जहाँ तक हमको याद है। और ऐसा बना नहीं रहता, हम लोग पढ़ते थे, ठीक, लाइट रेज यहाँ से एंटर करती थी तो ऐसा बनाया ही जाता था कि ये बार बार एक नॉर्मल बनाती थी और ऐसे बिना कोई एनर्जी वेस्ट किए या कुछ भी वेस्ट किए ये आगे बढ़ते जाती थी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते जाता था। तो ये प्रकाश तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, हीरे का चमकना और मृग मरीचिका। तो इन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। ठीक, तो ये एप्लीकेशंस थे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। ठीक है, मिराज, डायमंड, शाइनिंग ऑफ डायमंड, हीरे का चमकना और ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु। तो ये 3 एग्जाम्पल एप्लीकेशंस हुए किसके, आपके। अब मृग मरीचिका हमारा थोड़ा बहुत फेवरेट है, तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, आप लोग समझ जाइएगा तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक, मृग मरीचिका जो है जनरली हमको डायग्राम बनाने का बहुत शौक है, क्योंकि बहुत गंदा बनाते हैं और जब तक अच्छा नहीं बनेगा हम उस दिन तक बनाते रहेंगे। ठीक है, यह है गाज ब्रिज, मतलब बिहारी में बोलते हैं गाज ब्रिज, एक्चुअली होता है ये पेड़। और ये है, ये रेगिस्तान है। क्या है रेगिस्तान, तो रेगिस्तान है तो बालू है। ठीक, डेजर्ट बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं, उसमें खाली सैंड ही सैंड है, बालू है। या जनरली ऐसा नहीं है कि वहीं होगा, और भी जगह पर हो सकता है, लेकिन वहाँ टेम्परेचर चूँकि हाई होता है और कंडीशंस ऐसे बनते हैं कि वहाँ होता है। होता क्यों है कि अब यहाँ पे मान लीजिए सत्यजीत सर हैं, ठीक है, आई
घोड़ा वोड़ा बैठे हैं, गधा बैठे हैं, वो भी परेशान है कि और घूम रहे हैं। ठीक, तो होगा क्या कि इनको जलाशय होने का, जलाशय मतलब कि वाटर पॉन्ड होने का भ्रम पैदा होगा, और इसी भ्रम को, मिराज का मतलब ही होता है भ्रम, तो ये भ्रम पैदा जो होगा ना, जो मिराज होगा, तो ये कंडीशंस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, कैसे होता है देखिए, गर्मी के दिनों में ही होता है कि जब हवाएं चलेंगी, ठीक है, ये एकदम लोअर सरफेस है, डेटम की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर आएगा, सनरेज आएंगे, इसको गर्म करेंगे और फिर ये उठेंगे, गर्म करके प्रकाश की किरणें जाएंगी। ठीक, तो ये जो इसके पास का जो क्षेत्रफल होता है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है ना कि अपवर्तनांक जो है वो घटते रहता है। यहाँ पे जो मीडियम है वो एक रेयरर मीडियम बन जाएगा। हवाएं है ना भाई, ये धरती है, ये पेड़ ओड़ है, ठीक, तो यहाँ पे जो चल रही होती हैं वो हवाएं चलती हैं, जो विंड्स है, ठीक है, वो फ्लो हो रहा है, तो उसका ना यहाँ पे डेंसिटी कम हो जाएगा, उसकी सघनता कम हो जाएगी, और ऊपर जस्ट ऊपर में उसकी डेंसिटी ज़्यादा रहेगी। मतलब कि ऐसे एक लाइन बना देते हैं हम बेहतर तरीके से समझाने के लिए। ठीक, इसके ऊपर डेंसिटी ज़्यादा है, और जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, नीचे जा रहे हैं तो डेंसिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे एकदम कम है डेंसिटी, ठीक, रेयर मीडियम बन गया है, और यहाँ पे एक डेंसर मीडियम है। अब ये पेड़ है, तो पेड़ से जो लाइट चल के आएगा, ठीक है, अब मैं यहाँ बनाता हूँ नॉर्मल, जब लाइट चल के आएगा, ऊपर में डेंस मीडियम है, डेंस मतलब सघन माध्यम है, यहाँ पे कुछ अलग अलग माध्यम नहीं है, हवा ही है, नीचे की हवा ज़्यादा गर्म हो गई है, ठीक, तो इसलिए वो रेयरर हो गई है, विरल हो गई है, और चूंकि ऊपर टेम्परेचर कम होगा, उस कारण से वहां पे सघनता वायु की ज्यादा है, यानी उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो उसी वायु में दो लेयर बन गया, एक काफी विरल और एक काफी सघन, ऐसा मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो डेंस मीडियम से जैसे ही वो रेयरर में आएगा तो सब लोग को पता है क्या होगा, क्या होगा कि नॉर्मल से भागेगा, मतलब कि आना ऐसे चाहिए था लेकिन जाएगा ऐसे। यहाँ बनाइए, फिर जैसे ही ये यहाँ पास पहुंचा, मैंने इसलिए अलग अलग लाइन बनाया ना, नीचे और रेयरर होते जा रहा है और विरल होते जा रहा है माध्यम। समझ पा रहे होंगे ना? अगर समझ पा रहे होंगे तो दम कमेंट में बताइएगा जरूर, हमको बहुत अच्छा लगेगा कि हम मृग मरीचि का मिराज समझा पाए हैं लोगों को। ठीक है, आप नहीं समझिएगा कितना खुशी होगा हमको। बच्चे लोग हम पढ़ा 3 दिन 4 दिन और लोग डाउट पूछ के हमको अब एक बार में समझा देंगे तो हमको कितना खुशी होगा, समझ रहे हैं इस बात को। फिर ये और भागेगा भाई, और रेयर मीडियम में जा रहा है तो ये और भागेगा कि नहीं भागेगा। ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ आएगा, टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा, ये वापस चलना चालू करेगा। अब जब वापस जाएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर, ध्यान दीजिए सब लोग। अब ये विरल से सघन में जा रहा है, यानी कि अब ये रेयरर टू डेंसर मीडियम में एंटर करने जा रहा है। तो जब रेयरर टू डेंसर में जाएगा तो क्या होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल। फिर ये यहाँ आया, यहाँ हमने बनाया, फिर ये इस तरीके से। तो अब यहाँ पे जब सत्यजीत सर आएंगे तो उनको, आप ध्यान दीजिए, ये इस तरीके से आया, टकराया और इनके आंखों में प्रवेश कर रहा है। तो इसका जो छाया जो है, इसका जो इमेज है, परछाई है, ठीक है, वो बनता हुआ नजर आएगा उनको इस पॉइंट पर। ठीक, चलते हुए आ रहे हैं, ऐसे बना लेते हैं हम सुविधा के लिए, यहाँ से हटा देते हैं इनको, समझ पाए होंगे आप लोग। ठीक, अब यहाँ इमेज नजर तो आएगा, लेकिन एक चीज जिसके कारण वहां जलाशय नजर आता है, वाटर पॉन्ड नजर आता है। भाई पेड़ पौधे से क्या भ्रम होगा, रेगिस्तान में तो पानी चाहिए। ठीक, तो मिराज उस पानी के चक्कर में होता है, उस पीने वाले पानी के चक्कर में। भाई प्यासे हैं एकदम सत्यजीत सर, कहीं पानी वानी नहीं मिल रहा है, उनको लगेगा तालाब है, आके बुढ़िया मारेंगे, पता चलेगा बालू है, नाक मुंह सब छिला जाएगा। खैर जोक सपाट, यहाँ पे जब ये इसका इमेज बनेगा, ये यहाँ पे इनको जलाशय क्यों नजर आएगा वो कॉन्सेप्ट समझिएगा। अब चूंकि वायु जो है तापमान कम होने और ज्यादा होने के साथ साथ, फिक्स तो है ना, हीटर लगा के रखे ना फिक्स टेम्परेचर पर हम लोग, और जो वायु है उसकी जो बहने की जो वेग है, तो उन दोनों में बार बार परिवर्तन आता है। बार बार परिवर्तन आने से, यानी कि ये जो लेयर है
डेंसिटी का, ये ऊपर नीचे होते जाता है, तो ऊपर नीचे होने से यहाँ पे फ्लक्चुएट करेगा वो, तो यहाँ पे ऐसे तैरता हुआ नजर आएगा। तो इसका जो इमेज बनेगा वो तैरता हुआ नजर आएगा, मतलब स्थिर नहीं रहेगा, लगेगा कि पानी में बन रहा है उसका प्रतिबिंब इस पेड़ का। ठीक है, इस पेड़ का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वाटर में बन रहा है। तो वाटर में बन रहा है मतलब यहाँ पे पक्का क्या होगा? कोई तालाब होगा, तरिया हो, इस कुछ ना कुछ। तो इस तरीके इस करके हम लोग को भ्रम पैदा होता है, मिराज होता है, इसी को हम लोग मृग मरीचिका का नाम देते हैं। ठीक है, और ठीक इसी तरीके से डायमंड में भी होता है। तो अब ये ऑफ टॉपिक हो रहा है, ये हमको मन था तो पढ़ा दिए कि अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाए, और जितना ऐसा बात करेंगे उल्टा सीधा उतना और अच्छे से कॉन्सेप्ट होते जाएगा। तो ये मिराज था। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ठीक से समझा पाए हैं कि नहीं समझा पाए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो आपका साइन सी है, इसका जो रिलेशन होता है, तो म्यू इज इक्वल्स टू होता है 1/sin c। ये होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, माध्यम का अपवर्तनांक, और ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया है किसके? क्रांतिक कोण की, ज्या के। ठीक, यानी कि क्या बोलेंगे इसको? साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। क्लियर? अब यहां से क्या क्या रिजल्ट निकलता है वो देख लीजिए कि चूंकि जो लैम्डा है, वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य, जो वेलोसिटी है, वेग, ये दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तरंग दैर्घ्य और वेग, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य या कोई भी रंग होगा उसका तरंग दैर्घ्य, उसका वेग अपवर्तनांक के, माध्यम के अपवर्तनांक जो भी होगा उसके क्या होंगे? व्युत्क्रमानुपाती होंगे। और ये व्युत्क्रमानुपाती था साइन सी के। भाई ये रिलेशन आप याद रखिएगा। अब ये कंफ्यूज मत होइएगा कि म्यू इज इक्वल्स टू 1/sin c, तो साइन सी यहाँ ला दिए, म्यू को वहाँ भेज दिए, साइन सी ऐसा मिल गया हम लोग को, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को इसमें। ठीक है, अब जो लैम्डा होता है, ऐसी कुछ रिलेशंस हैं, क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पे। लैम्डा आर जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ये वॉयलेट कलर है, ठीक, और ये आर का है, यानी कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य से ज़्यादा होता है। इसीलिए तो ट्रैफिक सिग्नल जो होते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं कि दूर तक जाएगा लाल रंग, तो दिखाई देगा कि हाँ लाल बत्ती जल गया है। हाँ, इसको अगर काट देते हैं तो जो चालान काट देंगे पुलिस वाले। भाई रायपुर अच्छा जगह नहीं है, पता है कौन कौन है रायपुर वाले? हमारा 700 चालान कट गया यहाँ, ज़बरदस्ती। खैर दुख भरी कहानी है, वो तो अच्छा था भला हमारे दोस्त का कि दे दिया। और ट्रैफिक रूल्स तोड़ेंगे तो कटबे करेगा, लेकिन हम ट्रैफिक रूल्स नहीं तोड़े थे और हम ऐसे कोई मंशा भी नहीं रखते हैं। ठीक, लैम्डा आर इज ग्रेटर देन लैम्डा वी। तरंग दैर्घ्य लाल रंग का ज्यादा होगा बैंगनी से, तो क्रिटिकल एंगल का बात करिएगा सी आर, वो भी ज्यादा होगा लाल रंग का बैंगनी से। क्या है भाई? कैसे कि ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के समानुपाती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, म्यू आर और म्यू वी की बात करेंगे तो वो क्रम अपोजिट हो जाएगा। इस तरीके से ये एक रिलेशन था, ये भी मैंने सोचा कि जरूरी है बता दूं। बाकी एक रिलेशन और है कि भाई टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, जो म्यू की वैल्यू है वो डिक्रीज होती है, अपवर्तनांक जो है वो डिक्रीज होता है। तो इस केस में साइन सी जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। तापमान बढ़ाइएगा, तापमान जैसे ही बढ़ेगा तो क्रांतिक कोण का मान भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब इससे क्या पॉइंट निकल के आता है कि इससे एक पॉइंट निकल के ये आता है, इसी से ही नहीं निकल के आएगा। जो वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट बताए थे ना अभी आप लोग को कि लैम्डा है, जो वी है वो इसका क्या होगा और साइन सी के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसको एकदम याद रखिएगा, ऐसे बहुत सारा लॉजिकल क्वेश्चन बनेगा। ठीक, जो ग्लास है और वाटर है और डायमंड है, तो इसका जो है 42 डिग्री होता है, इसका 49 डिग्री होता है और इसका सबको पता है 24 डिग्री होता है। ये जो मान मैंने लिखा है, जो वैल्यूज मैंने लिखे हैं, ये वैल्यूज हैं क्रिटिकल एंगल के, क्रांतिक कोण का जो मान है।
इस करके आप देख पाएंगे कि भाई सबसे कम क्रांतिक कोण किसका है, डायमंड का। तो यानी कि म्यू सबसे ज्यादा किसका होगा, डायमंड का। अपवर्तनांक किसका ज्यादा होगा, डायमंड का। उसके बाद ग्लास का और उसके बाद वाटर का, क्योंकि वो तो रेसिप्रोकल होते हैं ना। अपवर्तनांक है और जो आपका साइन सी है यानी क्रांतिक कोण है, एक दूसरे क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। तो ये तीनों का मान याद रखिएगा, ये भी एक लिस्ट है, पूछ देता है बार बार। ठीक, तो ये था आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे मैं कि बोल रहा है कि क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमको भी देखना पड़ेगा कि किसी माध्यम से निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 अंश है, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 30 डिग्री है, तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा। ठीक, माध्यम से निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए यहाँ पे आपको गिवन है कि क्रिटिकल एंगल का वैल्यू है 30 डिग्री, तो आपको वेलोसिटी निकाल देना है। ठीक, अब क्रिटिकल एंगल अगर 30 डिग्री है और आपको उसने पूछा है वैल्यू, तो म्यू इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1/sin सी, हमको ये तो पता है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, म्यू, तो म्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/sin 30। क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, वहाँ लिखा हुआ है बोर्ड पे। तो म्यू इज इक्वल्स टू साइन 30 की वैल्यू 1/1/2, ये 2 जाएगा ऊपर, तो म्यू इक्वल्स टू 2। इस तरीके से हमको मिल गया, म्यू का मान कितना मिल गया, 2। अब चूंकि प्रकाश का जो वेग होता है v इज इक्वल्स टू सी, म्यू का जो फार्मूला होता है, म्यू इज इक्वल्स टू होता है c/v, और c यानी स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और v की जो वैल्यू है वो हमको कैसे मिलेगी, हम v को म्यू की जगह लाएंगे और म्यू को इसकी जगह लेके जाएंगे। तो v है वो हो गया 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि म्यू हमने निकाला है वो आया है 2। तो इस करके हमको ये वैल्यू मिल गई, 2 से 3 कटेगा, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो मीडियम होगा उसमें जो लाइट की वेलोसिटी होगी वो होगी 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैं फिर से समझा देता हूँ कि हमको क्रिटिकल एंगल दिया था, वो सी की वैल्यू दिया था 30 डिग्री, वेलोसिटी पूछा था उसने। क्लियर, हमारे पास फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल्स टू 1/sin सी, हमने रखा सी की जगह 30 डिग्री, ये 1/2, यहाँ से हमको मिल गया म्यू। रिलेशन होता है हमारे पास म्यू इज इक्वल्स टू c/v, तो v को यहाँ ला लिए, म्यू को यहाँ भेज दिए, तो c/μ हो गया 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई, तो पर्टिकुलर मीडियम में क्या होगा वेलोसिटी, ये हमने निकाल लिया। ठीक, अब चलिए, अब देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको। क्वेश्चन में लिखा है कि दो द्रव x और y में प्रकाश के जो तरंग दैर्घ्य है क्रमशः 3500 एंगस्ट्रॉन और 7000 एंगस्ट्रॉन है। तो पूछ रहा है, तो x के सापेक्ष y माध्यम का क्रांतिक कोण क्या होगा, और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके वहां पे डिग्री में, कि यानी कि आपको दिया हुआ है λ1 3500 एंगस्ट्रॉन, λ2 7000 एंगस्ट्रॉन। एकदम इजी क्वेश्चन है ना, और इसी तरीके से घुमा के आएगा एग्जाम में क्वेश्चन। क्रिटिकल एंगल ऑफ मीडियम y विद रिस्पेक्ट टू मीडियम x, ये आपको बताना है, यानी कि क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। हमारे पास डाटा जो है वो ये है कि भाई म्यू का जो फार्मूला था हमारे पास, या साइन सी का फार्मूला लिख लीजिए। तो साइन सी का फार्मूला क्या था, 1/μ, यानी कि ये जो म्यू है उसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। अब ये म्यू का रेसिप्रोकल होता है, याद कीजिए, तो ये लेमडा जो है उसके क्या होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट साइन सी इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 1μ2। तो ये जो है साइन सी का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा μ2 डिवाइडेड बाई μ1। अब चूंकि म्यू जो है वो रेसिप्रोकल है लेमडा का, या लेमडा जो है वो रेसिप्रोकल है म्यू का, तो इस वजह से μ2/μ1 की जगह λ1/λ2 आएगा। नो डाउट, μ2 μ1 हमारे पास है नहीं, पुट कहाँ से करेंगे, सोचना है, तुरंत सोचना है। तो साइन सी हमको मिल गया λ1/λ2। ठीक, साइन सी जो है इसकी वैल्यू हो गई 3500 एंगस्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 7000 एंगस्ट्रॉन, कट कीजिएगा तो साइन सी इक्वल्स टू आ गया 1/2। कितना आ गया, साइन सी इक्वल्स टू 1/2। साइन सी इक्वल्स टू अगर 1/2 आता है, 1/2 साइन में साइन 30 की वैल्यू होती है
तो साइन काट दीजिएगा तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 30, ऑप्शन में दिया होगा आपको, तो आंसर आपका क्या आ गया सी इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी होता है डन। अब हम इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप लोग देखिए क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, मैं कॉपी में देख रहा हूँ, आप लोग उस पर देखिए कि जब प्रकाश किरण ACF 2016 का क्वेश्चन है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, यानी कि व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, तब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होने पर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, कंडीशन लगा दिया उसने। प्रकाश किरण उसी माध्यम में परावर्तित होती है, यानी कि बाउंस बैक इन द सेम मीडियम, उसी मीडियम में आती है, रिफ्लेक्टेड, ठीक, रिफ्लेक्ट होके, देन दिस इंसिडेंट इज नोन एज, यानी इस घटना को कहते हैं, और ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आंतरिक परावर्तन इंटरनल रिफ्लेक्शन, वायुमंडलीय परावर्तन अपवर्तन यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और आंतरिक अपवर्तन इंटरनल रिफ्रैक्शन और नन। तो भाई सिंपल है, हमने आज के लेक्चर में पढ़ा है, और उसका डिफिनीशन और उसके कंडीशंस को मिला के आपका ऑप्शन निकलता है कि भाई इसका आंसर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, मतलब कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसी में क्या होता है, शर्त लागू होता है, ये दोनों, ठीक। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया आपका डन। इसी 2017 का क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या शर्त है, कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फर्स्ट ऑप्शन इस प्रकाश किरण ऑप्टिकल सघन माध्यम से ऑप्टिकल कम सघन माध्यम की ओर गमन करता है, ठीक। आपतन कोण 0 डिग्री नहीं होता, ठीक। आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो ए, बी और सी है, तो बी तो बिल्कुल नहीं होगा ना, आपतन कोण 0 नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शंस कौन कौन से सही हो गए, ए और सी। पहले तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में, मतलब कि रेयरर टू, सॉरी मैं बार बार ये डेंसर टू रेयरर, यानी कि फर्स्ट कंडीशन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का सघन से विरल में ही जाना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है आई इज ग्रेटर देन सी, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। आई इज इक्वल्स टू 0 कहाँ से हो जाएगा ना, ये गलत बात है। तो आई इज इक्वल्स टू क्या, तो ए और सी, ठीक। नहीं पढ़े रहते तो बात अलग है, अब पढ़ लिए हैं तो एकदम कॉन्फिडेंस रखिए, कुछ अच्छा क्वेश्चन भी लेके आएंगे ऑब्जेक्टिव्स का, एकदम पथेरे। एक क्वेश्चन है ACF 2017 का है, ये इजी है, स्नेल का नियम संबंधित है प्रकाश के परावर्तन से, अपवर्तन से, प्रसरण से, अवशोषण से और प्रकाश विवर्तन से। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि फ्रॉम रिफ्लेक्शन, प्रकाश के रिफ्लेक्शन से, रिफ्रैक्शन से, दूसरा है, तीसरा है ट्रांसमिशन से और एब्जॉर्प्शन से, और पांचवा है डिफ्रैक्शन से। तो भाई देखिए जो स्नेल्स लॉ है वो आपका रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है, ये पता नहीं ये क्वेश्चन यहाँ कैसे आ गया, कोई बात नहीं, आ गया तो बता ही देते हैं, अपवर्तन संबंधी नियम है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, अब नेक्स्ट चैप्टर में फिर मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही आज के इस लेक्चर में। इसके बाद में अपैरेंट और रियल डेप्थ जो होता है गहराई वाला, और आभासी और वास्तविक गहराई, उससे रिलेटेड लेके आऊँगा। तो ये ऑर्डर में मैं लेक्चर्स लेके आऊँगा, बट ज़रूरी है कि फिर से एक बार आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए वीडियोज़ को। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर तो कर ही सकते हैं एटलीस्ट। और आज के लेक्चर में कमेंट बहुत बहुत ज़रूरी है, लाइक्स और शेयर से भी ज़्यादा ज़रूरी है कमेंट, कि आप लोग फिर से एक मौका देना चाहेंगे या नहीं। और सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जल्द से जल्द पेंडेमिक दूर हो, सभी चीज़ें ट्रैक पे आए, और एक सकारात्मक नज़रिया बना के रखिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद।